हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे और उसका जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, हमारे घरों में आप देखे होंगे हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह अल्टरनेटिंग होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। और जो बैटरी या मोबाइल में जो करंट रन करता है वह डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट के साथ साथ हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट आर वोल्टेज। ओके, अल्टरनेटिंग करंट आर वोल्टेज। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर करंट और वोल्टेज का जो वैल्यू है टाइम के साथ पीरियडिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर करंट या वोल्टेज का वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ पीरियडिकली चेंज हो रहा है और उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो इस तरह के वोल्टेज और करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अगर करंट और वोल्टेज का वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ पीरियडिकली चेंज हो रहा है और करंट और वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है, वह कांस्टेंट है, तो ऐसे करंट और वोल्टेज को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज कहते हैं। ओके, देखिए, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज टू टाइप्स का होता है। पहला है साइनसोइडल और दूसरा है नॉन साइनसोइडल। ओके, ठीक है, साइनसोइडल एंड नॉन साइनसोइडल। इसमें देखिए, अगर करंट और वोल्टेज को हम लोग टाइम के साथ साइन या कोसाइन फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ऐसे करंट और वोल्टेज को हम लोग साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग करंट और वोल्टेज को टाइम के साथ साइन और कोसाइन फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे वोल्टेज और करंट को हम लोग साइनसोइडल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग करंट और वोल्टेज को टाइम के साथ साइन या कोसाइन फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे करंट और वोल्टेज को हम लोग नॉन साइनसोइडल कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, साइनसोइडल करंट और वोल्टेज का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें टाइम के साथ, वोल्टेज और करंट का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसका ग्राफ ऐसे आता है। ओके, ये जो है वोल्टेज का ग्राफ है और ये करंट का। ठीक है, और भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे दिखाई दे रहा जी, ये वाला यहाँ तक आ रहा, उसमें देखना, इसमें देखो दिखाई दे रहा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम लोग वोल्टेज या करंट को टाइम के साथ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी है। ठीक है, इसको हम लोग वोल्टेज और इसको करंट, यहाँ पर भी वोल्टेज और करंट का ग्राफ टाइम के साथ दिखाया गया। इन दोनों ग्राफ में आप देख सकते हैं वोल्टेज या करंट का जो वैल्यू है वह साइन या कोसाइन फंक्शन के रूप में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, साइनसोइडल करंट। ठीक है, अगर करंट और वोल्टेज का वैल्यू और करंट और वोल्टेज को हम लोग साइन या कोसाइन का टर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइनसोइडल। यहाँ पे देखिए, टाइम हो गया, अगर हम लोग वोल्टेज और करंट का दिखा दें, वोल्टेज का, तो कुछ ऐसे हो सकता है ग्राफ। यहाँ पे देखिए, साइन या कोसाइन फंक्शन के रूप में नहीं है। ठीक है, नीचे वाले ग्राफ में भी देखिए, यहाँ पर वोल्टेज का जो वैल्यू है वह साइनसोइडल नहीं हो रहा है। तो इस तरह के करंट या वोल्टेज को हम लोग नॉन साइनसोइडल कहते हैं। ओके, चलिए
अब हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इन टर्म्स को हम लोग डिफाइन भी करेंगे और उनका सिंबल क्या है और उसका फंक्शन क्या है, यूनिट क्या है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। रिलेटेड टर्म्स, ओके। ध्यान दीजिए, मान लीजिए किसी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का जो फंक्शन है वह है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का जो इक्वेशन है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इसका करंट और वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करें, करंट और वोल्टेज का, तो ग्राफ ऐसे आएगा। ओके, ये वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ हो गया। अगर हम लोग करंट का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स क्या हैं। तो पहली बात आती है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, करंट और वोल्टेज का पीक वैल्यू, ठीक है। तो देखिए, किसी भी डायरेक्शन में वोल्टेज और करंट का, इन एनी डायरेक्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इज नोन एज पीक वैल्यू, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में वोल्टेज का या करंट का, वोल्टेज और करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया पीक वैल्यू माइनस। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में पीक वैल्यू है वी नॉट से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में पीक वैल्यू ए होगा, इसको हम लोग माइनस वी नॉट से। यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट का पीक वैल्यू ए होगा, आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ए वाला जो वैल्यू होगा वो पीक वैल्यू होगा, ठीक है। वोल्टेज के पीक वैल्यू को वी नॉट से और करंट के पीक वैल्यू को आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज का जो पीक वैल्यू का फार्मूला होता है एन बी ए ओमेगा, ठीक है, और करंट के पीक वैल्यू का फार्मूला होगा वी नॉट अपॉन आर, ठीक है, ओके। अब पीक वैल्यू के बाद दूसरा जो टर्म आता है वो है साइकिल। पीक वैल्यू के बाद दूसरा जो नेक्स्ट टर्म है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज से रिलेटेड, वो है साइकिल। तो देखिए, किसी एक डायरेक्शन में करंट का और वोल्टेज का जीरो से, करंट और वोल्टेज का वैल्यू जीरो से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से जीरो, ठीक है। फिर दूसरे डायरेक्शन में जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो तक पहुंचना एक साइकिल कहलाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी डायरेक्शन में करंट का वैल्यू, करंट और वोल्टेज का वैल्यू जीरो से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से जीरो, फिर दूसरे डायरेक्शन में जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो तक पहुंचना एक साइकिल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल है, वन साइकिल, ठीक है। अब जो साइकिल होता है, वन साइकिल होता है, वह दो सिमेट्रिक पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक साइकिल दो सिमेट्रिक पार्ट से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखिए, यह एक हाफ पार्ट हो गया, ठीक है, और ये दूसरा हाफ पार्ट हो गया, ठीक है, ये दूसरा हाफ पार्ट हो गया। टाइम एक्सिस के ऊपर जो हाफ पार्ट होता है उसको हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, और टाइम एक्सिस के नीचे जो हाफ पार्ट होता है उसको निगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो हो गया यह वह पॉजिटिव हाफ साइकिल है,
और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किसी एक डायरेक्शन में करंट का वैल्यू 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर 0, फिर दूसरे डायरेक्शन में 0 से मैक्सिमम, और मैक्सिमम से 0 तक पहुंचना क्या कहलाता है, एक साइकिल कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलेंगे और इसको निगेटिव हाफ साइकिल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात आती है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड तो आप पहले से जानते हैं, टाइम पीरियड को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड को आप डिफाइन कर सकते हैं, एक साइकिल या एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वही टाइम उसका टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है 2π/ω। ठीक है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π/ω। यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और आप जानते हैं ओमेगा का जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ओके, टाइम पीरियड यहाँ तक जो टाइम लग रहा है, देखिए यहाँ पे 0 से टाइम बढ़ता जाएगा और यहाँ तक जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। हाफ साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, ठीक है, वह टाइम पीरियड का क्या होगा, हाफ होगा। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ओके, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो एक सेकेंड में अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज एक सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट करता है उसको हम लोग उस अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को हम लोग, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट हर्ट्ज होता है। ठीक है, आपको पता होगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है वह टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है। एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 1/t और यहाँ से अगर आप टाइम का वैल्यू रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2π/ω है, तो क्या हो जाएगा ω/2π। अगर यहाँ से हम लोग ओमेगा का वैल्यू लिखें तो ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 2πf। ठीक है, दिखाई दे रहा अनुचर? ओके, चलिए, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट है फेज। नेक्स्ट पॉइंट है फेज। फेज ओके, देखिए वोल्टेज और करंट के इक्वेशन में साइन का जो एंगल होता है, ठीक है, साइन का जो एंगल होता है उसी को हम लोग फेज बोलते हैं। यहाँ पर वोल्टेज का फेज ω/t है और करंट का भी फेज कितना है, ω/t। अगर वोल्टेज का इक्वेशन होता V = V0 sin ω/t + φ, ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज का फेज कितना हो जाता, ω/t + φ हो जाता है। ठीक है, अगर ये करंट का इक्वेशन दिया रहता I = I0 sin ω/t - π/2, तो यहाँ पर करंट का फेज कितना हो जाता, ω/t - π/2। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। अब हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म की बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके,
अब हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के पीक वैल्यूज, ठीक है, पीक वैल्यू की, ठीक है, सॉरी पीक वैल्यू नहीं, एवरेज वैल्यू, ठीक है। बात हम लोग करेंगे एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, करंट और वोल्टेज का एवरेज वैल्यू, ठीक है। तब देखिए, मान लीजिए करंट का इक्वेशन है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। और इसका टाइम के साथ हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे हैं, टाइम के साथ ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है, ओके। यहाँ तक जो टाइम लगेगा कैपिटल टी, और हाफ साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो T/2 होगा। और यहाँ पर हम लोग कैपिटल टी इक्वल्स टू जानते हैं क्या होता है, 2π/ओमेगा, ओके। अब देखिए एवरेज वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो हम भी जब भी क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो करंट का वैल्यू है, करंट का वैल्यू वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। जब टाइम 0 है तो करंट का वैल्यू भी क्या है, 0 है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, और T/4 टाइम पर, ठीक है, T/4 टाइम पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। फिर उसके बाद टाइम जब इंक्रीज होगा, इसको हम लोग I0 से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम और आगे बढ़ेगा तो उसके बाद करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। और T/2 टाइम पर करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। फिर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में टाइम इंक्रीज होगा तो करंट का वैल्यू दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और जब टाइम का वैल्यू 3T/4 के इक्वल हो जाएगा तब करंट का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद टाइम बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक कंप्लीट साइकिल के बाद फिर से करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो कभी भी जब भी हम लोग सर्किट में करंट मेजर करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू बताता है कि 5 एम्पियर है, 3 एम्पियर है। अल्टरनेटिंग सोर्स में ही हम लोग करंट को मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ करंट आता है, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो अगर करंट का वैल्यू कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हम लोग उतना करंट का वैल्यू उतना कैसे आता है, टाइम चेंज होता रहता है, उसका भी तो वैल्यू फ्लक्चुएट करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर करंट का कौन सा वैल्यू बताता है, हम लोग सर्किट में लिखते हैं कि किसी सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो कौन सा वैल्यू होता है, तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट का एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट का जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जितना प्लस में है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए जितना प्लस में करंट का वैल्यू आएगा उतना ही माइनस में भी आएगा। ये प्लस हाफ साइकिल बना दे रहे हैं और इसको माइनस हाफ साइकिल, ठीक है। अगर हम लोग एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट का टोटल वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए जितना प्लस में आएगा उतना ही माइनस में आएगा, करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0, ठीक है। इसलिए हम लोग करंट का केवल हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं, केवल हाफ साइकिल के लिए। तो देखिए करंट का इक्वेशन ये है, और करंट का एवरेज जो वैल्यू होगा हम लोग क्या करेंगे, हाफ साइकिल के लिए करंट का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो करंट के हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जो होगा आई, हम लोग पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं एक हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए यानी कि 0 से लेकर T/2 टाइम तक के लिए हम लोग करंट का टोटल वैल्यू निकालेंगे। और हाफ साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ओके। समझ रहा ना जी। अब देखिए यहाँ से IA भी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 2 को हम लोग ऊपर भेज दे रहे हैं, 2/T इंटीग्रेशन 0 to T/2 I। अब यहाँ पे देखिए I की जगह हम लोग क्या रख देंगे, I0 sin ω t। यहाँ पर आप रख दीजिए I0 sin
ओमेगा टी। इसी का हम लोग इंटीग्रेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब आप जानते हैं टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अपान ओमेगा होता है ना जी। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, आई एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ओमेगा अपान 2 पाई। ओके, टी का वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा और 2 पाई नीचे। यहाँ 0 से t/2 है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई अपान 2 ओमेगा हो जाएगा ना जी। t/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 पाई अपान 2 ओमेगा। ओके, यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखिए यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा अपान पाई, और यहाँ पर आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 0 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई अपान ओमेगा, और क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा आई नॉट अपान पाई, और हो जाएगा, हम लोग वैल्यू रख देंगे, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई अपान ओमेगा। ओके, माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो माइनस ओमेगा आई नॉट अपान पाई। पहले हम लोग क्या करेंगे, टी के प्लेस पे अपर वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो कास, एक काम करते हैं हम लोग ओमेगा भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा कॉमन हो जाएगा ना जी, और यहाँ पर क्या बचेगा, कास ओमेगा टी। अभी वैल्यू नहीं लिखते, 0 to पाई अपान ओमेगा, इधर दिखाई दे रहा है ना। ओके, यहाँ से आप देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस आई नॉट अपान पाई बचेगा, और यहाँ पर पहले हम लोग टी के प्लेस पे अपर वैल्यू रखते हैं, तो कास ओमेगा इंटू पाई अपान ओमेगा माइनस कास ओमेगा इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, बाहर नहीं जा रहा। अब देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आई नॉट अपान पाई, और यहाँ पे क्या बचेगा जी, कास पाई माइनस कास 0। कास 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कास 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और कास पाई का वैल्यू -1, तो -1 ठीक है। तो -1 -2, -1 -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 आई नॉट अपान पाई। ये हो गया आपका एवरेज करंट का वैल्यू, ठीक है, एवरेज करंट का वैल्यू। अगर हम लोग 2 को पाई से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0.637, यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट। आप इस वैल्यू को याद रखिएगा, एवरेज करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2 आई नॉट अपन पाई, या 0.637 आई नॉट के इक्वल होता है। ओके, तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है वह पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव 0.637 आई नॉट। ओके, और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है वह -0.637 आई नॉट होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, +0.637 आई नॉट, और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट का वैल्यू होगा -0.637 आई नॉट। ओके, क्लियर है। अब देखिए इसी तरह से आप सेम, क्योंकि अगर वोल्टेज का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो V = V0 साइन ओमेगा टी आता है, होता है ना जी। आप देखें तो करंट का इक्वेशन और वोल्टेज का इक्वेशन सिमिलर है, तो अगर हम लोग वोल्टेज का भी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सेम प्रोसीजर, आपको बस रिप्लेस कर देना है एवरेज करंट को एवरेज वोल्टेज से, और आई नॉट को वी नॉट से रिप्लेस कर देंगे, तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और फाइनली जो आपको मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फाइनली जो आपको वोल्टेज का
एवरेज वैल्यू आएगा वह आ जाएगा 2v0/पाई। ठीक है, अगर 2 को पाई से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.637 v0। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल के वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? इस तरह से हम लोग करंट और वोल्टेज का पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इसको जरूर याद रखिएगा, एवरेज करंट का वैल्यू और एवरेज वोल्टेज का वैल्यू। ओके, क्लियर है?